हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अमीशी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया है, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और बहुत ढेर सारा एंजॉय कर रहे हैं। सो आज का टाइटल पढ़ के आपको आज की वीडियो के बारे में अंदाज़ा लग गया होगा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रही हूँ, और जाइए और जा करके देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये जर्नी का आप लोगों के साथ शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी हैं वो आप लोग ना फेस करें। एंड हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों, ऐसी बातें हों जो आपके काम आ जाएं। तो वीडियो को पूरा एंड देखिएगा एंड बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। सो जब हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की, तो उसमें हमारा बेसिकली आता है 7, 8 और 9th मंथ। जब हम थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर कर जाते हैं तो मतलब थोड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ, अब हम और एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं अपने बेबी से मिलने के। तो बेसिकली मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर बीत गया सब कुछ अच्छे से। जब मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ था जनवरी में, एंड उसके बाद फिर मैं अपने घर गई थी, बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम हो गया था मैं घर नहीं गई हुई थी। और ऐसे ना प्रेगनेंसी में मन करता है अपनी मम्मी के पास जाने का, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़े टाइम के लिए मैं अपने घर जाती हूँ। और ये भी था थोड़ा सा घर जाने का मोटिव कि मुझे जो है बेबी शावर करना था। 7 मंथ में मोस्टली सभी के यहाँ जो है वो गोद भराई का फंक्शन होता है। मेरे ससुराल में गोद भराई का फंक्शन नहीं होता है। और एक और रीज़न था ससुराल में गोद भराई का फंक्शन ना करने का, वो ये था कि मेरा घर बन रहा था तो बहुत ज़्यादा कचर पचर हो रखी थी घर में। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने मायके में जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो हमने गोद भराई ना करके हमने बेबी शावर किया था। एंड आई विश कि जब मेरा सेकेंड बेबी होगा तो मैं अपने ससुराल में गोद भराई का फंक्शन सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, तो वो तब देखेंगे। एंड फिर हमने इस तरीके से जो है जनवरी के टाइम में, आई थिंक 7th ऑफ जनवरी को मैंने बेबी शावर का जो है प्रोग्राम रखा था। और बहुत इंजॉय किया सबने, बहुत मज़ा आया था। व्लॉग्स मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, लिंक दे दूँगी उसके भी, तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। एंड इससे थोड़ा आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आप बेबी शावर में क्या कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसको अगर आप सेलिब्रेट करते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपके बेबी को भी बहुत अच्छा फील होगा। तो बेसिकली वो फर्स्ट फंक्शन था मेरे बेबी का जो हमने सेलिब्रेट किया था। एंड सबने खूब सारा एंजॉय किया था, खूब मज़े किए थे। तो इस तरीके से मेरा 7th मंथ बहुत आराम से निकल गया था, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, बहुत अच्छे से निकल गया था। उसके बाद आता है 8th मंथ जो कि था फेब में, ठीक है। अब भाई साहब, मुझे आज भी याद है 14th और फेब, जी हाँ, वैलेंटाइंस का डे था। और मैं गई थी डॉक्टर को नॉर्मल विजिट करने। जब आपका टीफा हो जाता है, आई थिंक 5th या 6th मंथ में टीफा होता है, उसके बाद आपका कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। फिर आपका डायरेक्ट जो है वो 8th मंथ में होता है अल्ट्रासाउंड। तो इतने बीच में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। तो फिर 8th मंथ में जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ आई, और जिसको देख करके मतलब मेरे तो हाल बेहाल हो गए थे। बहुत ही ज़्यादा बुरी वो जो दिन था 14 फरवरी का, बहुत ही बुरा रहा मेरे लिए। मेरा जो AFI था, फ्लूइड था, जो मेरा मतलब जो बेबी के आसपास जो फ्लूइड रहता है हमारा, जिसको हम नॉर्मली पानी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो सबसे पहले तो आया था 21, वो 20 के अंदर होना चाहिए। एंड जैसे जैसे आपका मतलब टाइम पास आता है तो वो फ्लूइड थोड़ा कम होता था, क्योंकि बेबी स्पेस और ज़्यादा ले लेता है आपके टमी में। बट मेरा जो AFI था वो 20 के बाहर था। तो एक होता है पॉलीहाइड्रोमिनोज करके एक चीज़ होती है, वो निकल के आई थी। एंड मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि मैंने अभी तक किसी का भी नहीं सुना था कि वाटर लेवल बढ़ गया। हमेशा मतलब मैंने सुना था कि पानी आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में पीना चाहिए, जिससे पानी कम ना हो। तो मैं बहुत अच्छे से पानी इनटेक करती थी, एंड वो पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा हो गया। तो कोई भी चीज़ हो वो एक्सेस में अच्छी नहीं होती है, तो ऐसा ही कुछ इसमें भी था। डॉक्टर ने इतना रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने बोला वाटर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ है और बस, ठीक है। उन्होंने कुछ इतना ज़्यादा नहीं बोला। बट उसमें वो एक टर्म आया था ना, पॉलीहाइड्रोमिनोज, जिसको देख करके मेरा दिमाग जो है ना सर ठनक गया। सो आई डिसाइडेड, मैं घर आई, मैंने बहुत सारा गूगल किया एंड मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो मतलब मैं हिल गई उसको पढ़ करके। मतलब अगर आपके टमी में वाटर लेवल बढ़ता है तो इसका वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि आपका बच्चा एबनॉर्मल है। और ये जो टर्म था ना, इसको पढ़ के मेरे होश उड़ गए और मुझे नहीं समझ में आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं बहुत रोई और मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। एंड
घर में सबके साथ न्यूज़ शेयर करी, बट सब लोग बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। हालांकि टीफा की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई थी, बट स्टिल ना दिमाग क्वेश्चन कर रहा था कि क्यों बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्यों बढ़ गया। ये सिर्फ एक वन ऑफ द रीज़न होता है, ऐसा नहीं होता कि इसकी ही वजह से ये प्रॉब्लम आई है, ऐसा नहीं होता, ये वन ऑफ द रीज़न है। बट हमारे दिमाग में तो वो चीज़ चिपक गई। जब मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि वाटर लेवल इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है, तो उनका कहना था कि ऐसा हो जाता है कभी कभी, एंड या तो बच्चा जो है वो पानी कम पी रहा है या तो बच्चा ज़्यादा शूशू कर रहा है। तो मुझे स्ट्रेटली ये नहीं बोला था कि हाँ बच्चा एबनॉर्मल होता है। उन्होंने शायद सोचा होगा कि ये परेशान हो जाएगी मैं, क्योंकि बहुत जल्दी परेशान हो जाती थी, तो शायद इन्होंने इस वजह से नहीं बोला। तो फिर किसी तरीके से मतलब हस्बैंड ने बहुत समझाया कि नहीं सब अच्छा होगा, इतना मत सोचो, नेगेटिव नहीं होते हैं, और हम ट्रस्ट करते हैं डॉक्टर के ऊपर। अगर डॉक्टर ने नहीं बोला है कि कोई ऐसा इशू है तो हम सिर्फ गूगल को पढ़ करके चीज़ों को अपने माइंड में नहीं स्टिक करते हैं। तो मैंने मतलब थोड़ा सा लेट गो तो किया, बट मेरे बैक एंड में हमेशा ये चीज़ चलती रही, और इस तरीके से मेरा 8 मंथ निकला। एंड उसके बाद फिर मैं मार्च में गई थी अपना डॉक्टर को विज़िट करने, तो मेरा जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। एंड मुझे सडनली डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा जो वाटर लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। मेरा वाटर लेवल पहुँच चुका था 31, मतलब एक्सेस में। तभी भी आप ना, मैं अपनी पिक्चर कहीं लगाऊंगी प्रेगनेंसी की, आप देखना मेरा पेट बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे फूला हुआ था। कोई देखता रहा तो उसको लगता था कि मुझे ट्विंस हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी। एंड बेबी का जो वेट था वो ठीक अच्छा था, मतलब 3.5 kg के ऊपर था बेबी का वेट। तो मैं उससे तो खुश थी कि हाँ बेबी का वेट चलो अच्छा है। बहुत यार बहुत ही बेकार सी सिचुएशन हो गई थी वो। फिर मुझे डॉक्टर ने सडनली बोल दिया कि आप एडमिट हो जाओ और आपका जो है हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिस्क में चली गई है प्रेगनेंसी और कभी भी जो है बस्ट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, आप भगदड़ सी मच जाए, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, बेबी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, लास्ट टाइम में हम कुछ कर ना पाए। तो इससे फार बेटर है कि हम आपका ऑपरेशन जो है वो पहले कर देते हैं। बट मुझे लगा कि यार अभी तो मुझे 38 वीक्स नहीं हुए हैं, या आई थिंक मैं 36 वीक्स, हाँ 36 वीक्स नहीं हुए थे मुझे, उसके पहले का ही ये डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था। आई थिंक मैं 34 या 35 वीक्स में थी, तब मुझे डॉक्टर ने ये चीज़ सजेस्ट कर दी थी। तो मैंने बोला यार अभी तो मुझे 36 वीक्स नहीं हुए हैं, और ऐसा बोलते हैं कि 8th मंथ में डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, बच्चा जो है बहुत ही नाजुक हो जाता है और प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो फिर मैंने अपनी सेकंड गायनेकोलॉजिस्ट जिनके साथ मैं कंसल्ट कर रही थी, मैंने फिर से उनसे कांटेक्ट किया, एंड उन्होंने मुझे बोला कि आपका बीपी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हम पहले बीपी को कंट्रोल करेंगे, और इतने हाई बीपी में हम आपको ऑपरेट ही नहीं कर सकते हैं। उनका कहना ये था कि वैसे ऑपरेट करने की तो अभी ही नीड है, बिकॉज वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो कभी भी बस्ट हो सकता है। तो बट उनका ये भी सजेशन था मेरे लिए कि हम ऑपरेट तो कर दें, बट अभी बच्चा जो है वो प्रीमेच्योर हो जाएगा, तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं। अगर ये किसी तरीके से 8th मंथ से 9th मंथ तक खिंच जाता है तो हम खींच लेते हैं। उन्होंने बोला कि तुम ज़्यादा प्रिकॉशंस लो, बहुत ही कम मूवमेंट करो, ताकि जो किसी भी तरीके से बच्चे को कोई दिक्कत ना हो और जो है वो बस्ट ना हो। तो इसलिए उन्होंने एक रिस्क लिया मेरे लिए, और वो रिस्क कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छा ही साबित हुआ। मैं ना एकदम इतना ज़्यादा फूल गई थी, अगर पिक्चर होगी तो कहीं दिखाऊंगी, मैं पूरी बहुत ज़्यादा फूल गई थी। जब मैं गई ना, डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल बोला गुब्बारा, और वो मुझे पूरे टाइम वो गुब्बारा गुब्बारा करके ही बुलाती थी। तो मैं होली के पहले एडमिट हुई थी, मैंने उसका ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। मैं होली के पहले एडमिट हुई थी 2 से 3 दिन। उन्होंने मेरा जो बीपी था वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल में हो गया मेरा बीपी। एंड जो वाटर लेवल था उसको भी उन्होंने कंट्रोल किया। कुछ एक मेडिसिन होती है जिसको देने से जो है वो पानी थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वो भी वापस से 31 से मुझे लगता है शायद 21 पे पहुंच गया था। उसके बाद फिर ये हुआ कि हाँ चलो ठीक है, अभी हम थोड़ा सा 10 दिन का और देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें ऑपरेट करना है कि नहीं करना है। फिर उन्होंने कई सारे टीफ़ा करवाए थे। आई थिंक मेरा एक टीफ़ा, जो पहला टीफ़ा था जो नॉर्मल होता है सबका, वो मेरा 6 मंथ में हुआ था। उसके बाद मेरे 2 से 3 टीफ़ा हुए थे, एंड काफ़ी सारे अल्ट्रासाउंड भी हुए थे। उन्होंने अपने हॉस्पिटल के अलावा बाहर से भी मेरे अल्ट्रासाउंड करवाए थे कि देखते हैं रिपोर्ट में कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ सेम रिपोर्ट आ रही है क्या है। तो उन्होंने कई सारी टेस्ट करवाए थे,
ताकि ये देखने के लिए कि बट पानी लेवल का क्या है और टीफ़ा क्या है, बच्चा ठीक है। बट लास्ट स्टेज में आप 8 मंथ में टीफ़ा, जहाँ भी मैंने टीफ़ा करवाया उनका यही कहना था कि इतना लेट टीफ़ा हम कुछ नहीं रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका होता है एंड हम ये नहीं देख सकते बॉडी पार्ट्स को अच्छे से, मतलब क्या डेवलप है क्या नहीं डेवलप है, डॉक्टर्स का ऐसा ही है। बट फिर भी हाँ, कई सारे उन्होंने मेरे टीफ़ा वगैरह कराए एंड जो वाटर लेवल था वो हर एक अल्ट्रासाउंड में बढ़ता ही जा रहा था, कम होने की बजाय, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो चुकी थी। और हर एक रिपोर्ट मैं जब भी देखती थी, मतलब मुझे ऐसा लगता था यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ और ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। 10 दिन का गैप किया था, आई थिंक 7 तारीख को थी होली, 6 या 7 में थी होली। मैं ऐसी होली के मैं जस्ट एक दिन पहले घर आ गई थी एंड उसके बाद 10 दिन के बाद 16 मार्च को मेरा ऑपरेशन था एंड ताशी मेरे पास, और ताशी बिल्कुल ठीक थी जब हुई थी। मैं ऑपरेशन की जो जर्नी है वो उसके बाद मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी हम सिर्फ इस ट्राइमेस्टर को डिस्कस करते हैं। तो ऐसा था मेरा 3rd ट्राइमेस्टर। काफ़ी, मतलब 3rd ट्राइमेस्टर ने मेरी बहुत बुरी तरीके से बैंड बजा दी थी। मतलब यार मैं सच में अभी भी मैं वो टाइम याद करती हूँ ना, वो 14 फ़रवरी की रात सारी ज़िंदगी मेरे दिमाग में रहेगी और जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं नहीं भूलने वाली हूँ उस दिन को। बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात भरा दिन था। मैं हर दिन गूगल करती थी और हर दिन, इसीलिए ना मैंने जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें सजेस्ट किया है कि गूगल तो बिल्कुल मत करो गूगल यार। अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करो, अपनी फैमिली पे ट्रस्ट करो बस, और अपने आप पे ट्रस्ट करो। इसके अलावा किसी पे ट्रस्ट करने की नहीं ज़रूरत है। सबसे पहले तो भगवान पे ट्रस्ट, मतलब गॉड पे तो आपको ट्रस्ट करना ही है कि वो आपके साथ गलत नहीं कर सकता। मतलब मैं ऐसे इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि अगर जैसा गूगल पे दिखा रहे हैं वैसा हो गया तो मैं क्या करूँगी। मतलब नो वर्ड्स। खैर इस चीज़ को हटाते हैं। अंत अच्छा तो सब अच्छा। फाइनली जो मेरी ताशी थी वो एकदम हष्ट पुष्ट और एकदम अच्छी और बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी सी। हम बात करते हैं बेबी की, तो 3rd ट्राइमेस्टर में आपका बेबी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो वेट है आपका बेबी का 3rd ट्राइमेस्टर के बीच में ही बढ़ता है। तो इसलिए खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से खाइए पीजिए जो भी आपका दिल करे, और अच्छे प्रोटीन विटामिन आपको लेने हैं। एंड बोन्स वगैरह बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं, तो कैल्शियम का इंटेक भी बहुत ज़्यादा करिए, बहुत अच्छे से करिए। एंड पानी तो आपको पीना ही है। ऐसा तो कहते हैं कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, बट मेरे केस में कुछ उल्टा ही हो गया था। बट हाँ, इसको सुन के आप, इस वीडियो को देख करके आप ये मत सोचिएगा कि आप पानी कम पीजिए, बिकॉज यू नेवर नो कि कब कौन सी सिचुएशन आ जाए। तो हमें पानी पीना है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि वाटर लेवल कम ही हो जाता है लोगों में। ऐसा 1 या 2% ऐसा लेडीज़ के साथ होता है कि वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाए, एंड अनलकीली मैं उन 1-2% के अंदर। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस ट्राइमेस्टर में आपका जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा आपको सुन सकता है। अब मतलब बेबी के जो सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कम्प्लीटली बन चुके होते हैं पूरे तरीके से, और वो आपको सुन सकता है, वो रो सकता है, वो हंस सकता है, वो आइज़ ब्लिंक कर सकता है। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको मूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा रैपिडली पता चलते हैं। एंड इस ट्राइमेस्टर में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका बेबी जो है वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करता रहे। मतलब आपको उसके मूवमेंट भी काउंट करने हैं। एक दिन में वो 20 से 30 बार मूवमेंट करे ही करे। अगर आपको ऐसा लगता है कि बेबी मूव नहीं कर रहा है, बहुत टाइम हो गया है, बहुत देर हो गई है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। ऐसा डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करेंगे। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस बेबी के मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस पर कोई बिल्कुल भी वो मत करिएगा, ध्यान, मतलब अनदेखा करने वाली बात ये बिल्कुल भी नहीं है। बेबी के मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका बेबी मूव नहीं कर रहा है, तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। आप अकेले में बैठ करके अपने टमी पे हैं जो वो हाथ फेरिए एंड बेबी से बात करिए, और तब भी आपको लगे कि बेबी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो फ्लैश लाइट या फिर टॉर्च की लाइट अपने टमी पे ऐसे ऐसे घुमाइए, तो भी बेबी रिस्पॉन्ड करेगा। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप करते हो तो भी आपका जो बेबी है वो रिस्पॉन्ड करता है। और बेसिकली जो ऐसा भी होता है ना कि जब आप लेटते हो सोने के टाइम पे भी बेबी ज़्यादा मूव करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस तरीके से अपने बेबी के मूवमेंट्स को देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जब आप डॉक्टर को पास दिखाने जाओगे तो डॉक्टर आपसे पूछता भी है कि आपका बेबी मूव कर रहा है प्रॉपर, क्या है क्या नहीं है, इतनी बार करता है कि नहीं करता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा आपको अपने बीपी वगैरह का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। बीपी वगैरह बिल्कुल भी इंक्रीज़ ना हो। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ये थोड़ा सा एक रिस्क वाली बात हो चुकी थी। एंड
कोशिश करिए कि लास्ट टाइम पे, तो वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी में आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बट लास्ट टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कोल्ड वगैरह ना हो, बिकॉज अगर आपका सिजेरियन होता है तो आपको इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो आप कोल्ड वगैरह से बिल्कुल दूर रहिए, एकदम कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें ना हो। सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की, जो जो ज़रूरी है। बाकी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपके पास हैं ही, आपके हर एक सवाल का जवाब वो बहुत अच्छे से देंगी। सारी चीज़ों में एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, तो मेरा जो 2 गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने का जो डिसीज़न था वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा। अगर मैं अपने सिर्फ एक ही उस डॉक्टर के कहने पर चलती तो मेरा 8 मंथ में ही डिलीवरी हो चुकी होती, और मुझे नहीं पता उसके बाद मुझे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते, बिकॉज यू नो ना कभी कभी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है। एंड ये रिस्क मैंने अपने दूसरे डॉक्टर के कहने से लिया, तो मुझे लगता है कि मेरा जो 2 डॉक्टर से कांटेक्ट करने का जो डिसीजन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद था। एंड आई होप आज का वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी। एंड मेरी जो ट्राइमेस्टर की जर्नी थी थर्ड, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से भरी थी, बट अच्छी फैमिली, अच्छी फ्रेंड्स और भगवान में पूरा भरोसा होने की वजह से मैं इस जर्नी को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेगी। स्मूथ तो नहीं कहूँगी क्योंकि दिमाग ने बहुत घचड़ पचड़ करी, बट हाँ सब कुछ अच्छा हुआ और निकल गई प्रेगनेंसी अच्छे से, तो बस खुशी है इस बात की। एंड मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, बस आपको क्या है, हिम्मत रखनी है, अपने दिमाग को शांत रखना है। शांत नहीं रहता दिमाग यार, क्योंकि मैं एक फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। अगर मैं बोले ना काम रहो, नहीं होता। जो भी है दिल में निकाल दीजिए, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं आप उसको बस निकाल दीजिए। अगर आप दिमाग में, दिल में कोई बात रखोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो उसको निकाल दीजिए। एंड अच्छे से इंजॉय करिए अपनी प्रेगनेंसी को। बहुत ही खूबसूरत सफ़र होता है ये, मैंने इंजॉय किया है, आप भी इंजॉय करिए। एंड ऑपरेशन थिएटर में जाने से एक दिन पहले भी, मतलब जिस दिन मैं गई थी ऑपरेशन के लिए, उस दिन भी मैंने अपने बेबी के साथ बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी, अपने बेबी बम के साथ फॉर अ मेमोरी, एंड रील्स वगैरह भी बनाई थी, तो काफ़ी अच्छी यादें हैं मेरे पास। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जल्दी मिलूंगे आपके साथ एक और प्यारी और बहुत ही अच्छी हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।